नमस्कार छात्रों। रीढ़ की हड्डी जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। दूसरा भाग देखिए। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाली चूं भी न करेंगे। यानी कि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के बीच बातें हो रही है। टैक्स के को लेकर चर्चा हो रही है और मानो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल इस खूबसूरती की बड़ी चर्चा हो रही है और टैक्स देने वाले भी ना नहीं करेंगे, चू भी न करेंगे, मतलब इनकार नहीं करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मुखातिब होकर मतलब उनकी ओर देखकर, यानी कि इस खूबसूरती के बारे में टैक्स लगाने पर आपका क्या ख्याल है? और आजकल हम देखते हैं कि खूबसूरती की बड़ी चर्चा हो रही है। गोपाल प्रसाद यानी कि रामस्वरूप ने तश्तरी लेकर आए हैं, गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है, और गोपाल प्रसाद को समोसा उठाने के लिए कहा है और शंकर की ओर मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। यानी कि गोपाल प्रसाद ने रामस्वरूप से कह दिया है कि लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है, यह बात हमारी पहले ही तय हो चुकी है। निहायती ज़रूरी मतलब आवश्यक ही है, और जायज़ा मतलब जन्मपत्र कुंडली जिसे हम कहते हैं, वो तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायज़े का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यानी कि ठाकुर जी के चरणों में मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह जायज़ा रख दीजिए, वह खुद ब खुद मिल जाएगा, यह रामस्वरूप का ख्याल है। इस बात पर शंकर हंसता है, लेकिन गोपाल प्रसाद इस बात से थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। और लड़कियों के बारे में गोपाल प्रसाद का विचार है कि उन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सिलाई पुराई घर के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो उन्हें आ गया, बस इतना ही काफ़ी है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर मतलब हिचकिचाहट से, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? यानी कि गोपाल प्रसाद को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, वे अपने बेटे के लिए एक अनपढ़ पत्नी ही ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं।
तो जब पान की तश्तरी उमा ने अपने पिताजी के हाथ में दी, तब अचानक थोड़ा सा उसका सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाई देता है, जिससे बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। और रामस्वरूप इस बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि नहीं, कुछ थोड़ी सी उसकी आंखें दुखने लगी थी, आंखों में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद ने अपना शक प्रकट किया है, कहीं पढ़ाई वढ़ाई की तो बात है नहीं जिसकी वजह से उसे चश्मा लगा हो। देखिए रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। यानी कि रामस्वरूप ने कुछ बातें समझा दी है, उस पर गोपाल प्रसाद संतुष्ट हो जाते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी कि गोपाल प्रसाद ने कहा है कि थोड़ा सा गाना वाना कुछ बजाना आता है कि नहीं, तो रामस्वरूप ने जैसे ही उमा से कहा कि एक आध गीत सुनाओ, तो उसने मीरा का मशहूर मतलब प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखों, झेंपती सी आंखों से जब उसने शंकर को देखा, तो अचानक उसका गाना रुक गया। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। यानी कि उमा ने सितार रखा और वह अंदर चली गई। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। यानी कि गोपाल प्रसाद ने उमा के पेंटिंग वेंटिंग के बारे में थोड़ी सी पूछताछ की, तो रामस्वरूप ने बता दिया, हाँ, वो थोड़ा सा पेंटिंग करना जानती है। देखो उस दीवार पर जो टंगी हुई तस्वीर है कुत्ते वाली, वो उसी ने तो बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, जरा शर्म आती है, इनाम तो इसने। यानी कि इनाम इनाम की जब बात हुई तो उमा चुपचाप बैठी हुई है, इसलिए रामस्वरूप ने थोड़ा सा कहा कि उमा शर्माओ मत, इनाम के बारे में जो कुछ है वो बता दो। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो न। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। यानी कि उमा अब गुस्से में है। उमा ने अचानक अपनी मजबूत आवाज़ में कहा, क्या जवाब दूँ बाबूजी? मानो यहाँ पर तो मेरा सौदा ही हो रहा है।
जैसे कि एकाध दुकान में कुर्सी मेज बिकती है या किसी भी वस्तु की दुकान में जब हम कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार और ग्राहक के बीच एक सौदेबाजी होती है। उसके समान यहाँ पर चर्चा हो रही है। यानी कि अगर ग्राहक को चीज़ पसंद आ गई तो वह खरीदता है, अन्यथा वह निकल जाता है। इस आवेश में, इस भावना से उमा ने बातें की है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। यानी कि गोपाल प्रसाद गुस्सा हुए हैं। ताव में आकर वे कह रहे हैं रामस्वरूप से, क्या आपने इसीलिए हमें यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? उमा भी तेज आवाज़ में कह रही है, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप हमारी जो नाप तोल कर रहे हैं। शंकर गुस्से से कह रहा है कि चलो बाबूजी यहाँ से चलते हैं। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में है। वे रामस्वरूप को कह रहे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अपनी पढ़ी लिखी लड़की की पढ़ाई की जानकारी मुझे दी नहीं है। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आखिरकार उमा ने अपना स्वाभिमान जताया है और उस लड़के के प्रति गोपाल प्रसाद को खरी खोटी सुनाई है और उसे कहा है कि थोड़ा सा घर जाकर अपने लाडले की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी कि बैकबोन है या नहीं, थोड़ा सा पता कीजिए। अब यहाँ पर रीढ़ की हड्डी मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, यह मतलब हमें लेना है। इन बातों से गोपाल प्रसाद बेबस से बन गए हैं। गुस्सा तो दिखाई दे रहा है और लड़का शंकर तो मानो उसके चेहरे पर रुलासापन निर्माण हुआ है। रुलासापन मतलब मानो अभी रो पड़ेगा, ऐसी अवस्था उसकी हो गई है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।